हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सभी प्रश्न का उत्तर सही हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं और आज का क्लास हम लोग हिस्ट्री से देखेंगे क्योंकि आज है दिन शुक्रवार। हम लोग जो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो लाइव क्लास देखते हैं वह रूटीन वाइज होती है। हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार ये सभी दिन साइंस का क्लास देखते हैं। बृहस्पतिवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी का क्लास चलता है जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए। और दोस्तों ध्यान देंगे, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो आप लोगों के लिए क्लास चलती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी ये सभी विषय की लाइव क्लास होती है। इसलिए आप लोग रूटीन से लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। तो आज का क्लास हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 6 देख रहे हैं। ध्यान देंगे, हिस्ट्री का पार्ट 6 है आज का क्लास जिसमें राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के लिए सेट का क्वेश्चन 1 है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 है। कहा जा रहा है गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? ऋग वैदिक काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल? सभी लोग अपना उत्तर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। तो सभी लोग बताएंगे कि गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ। चलिए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? उत्तर वैदिक काल। याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइव क्लास के रूप में नहीं देख रहे हैं, आप 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? बढ़िया से सुनेंगे इस प्रश्न को। कहता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं की? सभी लोग बताएंगे कि इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 6 देख रहे हैं। हम लोग डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास देखते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो चैप्टर वाइज होती है और सभी सब्जेक्ट से बारी बारी होती है। इसलिए आप लोग जरूर जुड़ें। और आज का हिस्ट्री का पार्ट 6 है जिसमें हम लोग इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। तो बताएंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य भी था। तो इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो याद रखेंगे किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था इस राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। इससे मत डरें कि क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलत होगा अगली बार सही होगा।
उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, या उपयुक्त सभी लोग बताएंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। याद रखेंगे इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत भी किया है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है, इसलिए इंडिका के विषय में ये सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों को यह क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में सदस्य थे कितने? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था, और इस आयोग के 6 मंडल थे, और प्रत्येक मंडल में सदस्य कितने थे? 6, 5, 4 या 3? सभी लोग बताएंगे कि प्रत्येक मंडल में सदस्य कितने थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और VVI है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे प्रत्येक मंडल में सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 5। याद रखेंगे प्रत्येक मंडल में सदस्य की संख्या 5 थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? जापान, सीरिया, ब्रिटेन या श्रीलंका? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अशोक द्वारा प्रचारित अर्थात प्रचार किया गया बौद्ध कर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? क्या जापान में प्रचलित नहीं हुआ था, या सीरिया, ब्रिटेन या श्रीलंका? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध कर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो याद रखेंगे अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध कर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में। याद रखेंगे ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या है। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या है कितनी? 77, 75, 66 या 44? सभी लोग बताएंगे कि अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है। चलिए तो याद रखेंगे अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 44 अर्थात 44 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। कौन लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्ठी लिपि, आर्मेयी लिपि, ब्राह्मणी लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएंगे कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन लिपि का प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए
डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर आज सही हुआ आप लोगों का। चलिए, कहता है अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है किसमें? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? 10वें अभिलेख से, 11वें अभिलेख, 12वें या 13वें अभिलेख से? सभी लोग बताएंगे कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है। उत्तर देने का प्रयास जरूर करें क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें आप जरूर दें। चलिए, तो याद रखेंगे अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है? तो 13वें अभिलेख से। याद रखेंगे 13वें अभिलेख से अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 6 देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पिछले दिनों के क्लास को देखना तो हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें सभी क्लास बारी बारी से आपको मिल जाएंगे। और अगर चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास की PDF प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़कर आप डेली का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे कि मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो याद रखेंगे मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी बालाध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? बालाध्यक्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस चैप्टर का कहता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो बताएंगे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य, इंद्र, सावित्री या वरुण? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। चलिए, तो याद रखेंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री। याद रखेंगे सावित्री को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? उत्तर वैदिक काल में आर्यों की क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? पंजाब और दिल्ली, उत्तरापथ, सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक, या गंगा के ऊपरी घाटी का क्षेत्र? सभी लोग बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इस बार के एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न का कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? तो याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक। याद रखेंगे आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ थी? तो सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था? अर्थात महात्मा बुद्ध जी के घर त्यागने के बाद उनका प्रथम गुरु कौन थे? आनंद, अश्वघोष, अलार और उद्रकरा रामपुत्र, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था? तो याद रखेंगे
महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उनका प्रथम गुरु अलार और उद्र का रामपुत्र, याद रखेंगे, अलार और उद्र का रामपुत्र थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलार और उद्र का रामपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या कुंडलवन? तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली नहीं, कुंडलवन, ध्यान देंगे, कुंडलवन में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली नहीं होगा, कुंडलवन होगा। ठीक है, याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आनंद, मखलिगोसाल, राहुल भद्र या महाकश्यप? सभी लोग बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखलिगोसाल, याद रखेंगे, मखलिगोसाल जी थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर से भी और भी क्वेश्चन है जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था? उपाली, महाकच्छयान, आनंद या वात्स्यायन? बताएंगे कि थेरवाद का संस्थापक कौन था। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक महाकच्छयान था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज कितने प्रश्न का उत्तर आप लोगों का सही हुआ और आज क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।